A satellite uses two thrusters to adjust its motion in space. Each thruster exerts a force of 40 Newton on the satellite. The line of action of each of force is a perpendicular distance of 2.3 meters from the center of gravity of the satellite. These two parallel forces act in opposite directions. अ, ये फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रही है और ये फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लग रही है, और दोनों के दरमियान जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो आपके पास 2.3 प्लस 2.3। तो ये आपके पास क्लियरली एक टॉर्क ऑफ अ कपल का क्वेश्चन नज़र आ रहा है कि ये आपके पास यहाँ पर 40 न्यूटन की फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रही है और ये आपके पास एक अपवर्ड फोर्स लग रही है 40 न्यूटन की, और दोनों के दरमियान जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो 2.3 प्लस 2.3 विच इज़ 4.6 मीटर्स। ये आपके पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बिटवीन द टू फोर्सेस। और टॉर्क ऑफ अ कपल के हमारे पास जो फॉर्मूला है, टॉर्क ऑफ अ कपल का जो फॉर्मूला है वो है हमारे पास एनी वन ऑफ द फोर्स, कोई एक फोर्स ले लें आप, आइदर दिस वन या दिस वन, ठीक है। तो एनी वन ऑफ द फोर्स टाइम्स द सेपरेशन बिटवीन द टू फोर्सेस विच इज़ 4.6। तो जस्ट आपने मल्टीप्लाई कर देना है किसको, 40 न्यूटन को मल्टीप्लाई कर दें 4.6 से, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 184 न्यूटन मीटर। तो ये आपके पास व्हाट आर द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द टॉर्क एंड द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द सैटेलाइट ड्यू टू द टू थ्रस्ट फोर्सेस। तो आपके पास ए और बी तो कैंसिल हो गया, ए और बी कैंसिल हो गया, और आपके पास जो आंसर बचा वो या तो सी बचा या डी बचा। अच्छा देखो, ये जो 40 न्यूटन की जो फोर्सेस हैं वो आपके पास जो प्रोड्यूस करा रही हैं वो टॉर्क ऑफ अ कपल प्रोड्यूस करा रही हैं, लेकिन यहाँ पर कोई रिजल्टेंट मोमेंट तो नज़र आ रहा है। देखो तुम्हारे पास ये इस डायरेक्शन मूवमेंट प्रोड्यूस करा रहा है, ये इस डायरेक्शन में मूवमेंट प्रोड्यूस करा रहा है, तो क्लॉकवाइज मूवमेंट आपके पास नज़र आ रहे हैं, लेकिन कोई रिजल्टेंट फोर्स नज़र नहीं आ रही है, ठीक है ना। तो आपके पास ऑप्शन जो है वो सी बना, ठीक है। रिजल्टेंट फोर्स इज 0 और रिजल्टेंट टॉर्क आपके पास है। The diagram shows two ways of hanging the same picture। दो पिक्चर्स हमारे पास हैं डायग्राम 1 और डायग्राम 2 के अंदर, और सेम पिक्चर का मतलब क्या हुआ कि दोनों पिक्चर्स आइडेंटिकल हैं। अगर दोनों पिक्चर्स आइडेंटिकल हैं तो इट मीन्स कि दोनों का वेट भी आपके पास सेम होगा। तो ये वेट आपके पास डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और ये वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। अगर हम इस पिक्चर के अंदर वर्टिकल फोर्स को हम देखें तो ये वेट आपके पास डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और R1 अपवर्ड डायरेक्शन में है। सिमिलरली वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और R2 अपवर्ड डायरेक्शन में है, ठीक है। तो आपके पास इट मीन्स के आपके पास अगर मैं यहाँ पे सिर्फ इसको इक्वेशन बनाऊँ तो W इज़ इक्वल्स टू R1 एंड W इज़ इक्वल्स टू R2। इट मीन्स R1 इज़ इक्वल्स टू R2। ये आपके पास एक रिलेशनशिप आ गया ना। और आगे चलते हैं। In both cases, a string is attached to the same points on the picture and looped symmetrically over a nail in a wall. The forces shown are those that act on the nail. Forces कौन कौन सी हैं? एक T1 है और R1 है, और हमने एक वेट अपनी तरफ से लेकर आए। अच्छा, इसने जो शो की है दूसरी T2 शो की है और R2 शो की है, ठीक है। एक बात और लिखी है उसने, इन द डायग्राम 1 द स्ट्रिंग लूप इज शॉर्टर देन इन डायग्राम 2, ठीक है। तो ये जो लूप है डायग्राम 1 के अंदर वो छोटा है और वो उसने पिक्चर में दिखाया है। विच इन्फॉर्मेशन अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्सेज इज करेक्ट। तो एक चीज़ अगर हम ऑप्शंस को देखें तो हमने R1 इज इक्वल्स टू R2 निकाल लिया है, तो हमारे पास ऑप्शन सी और ऑप्शन डी ये दोनों इनकरेक्ट हो जाते हैं, और हमारे पास जो ऑप्शन बचता है वो ए और बी बचता है, क्योंकि R1 इज इक्वल्स टू R2 इन दो के अंदर है। अब सवाल ये पैदा होता है कि टेंशन दोनों में सेम होगी या डिफरेंट होगी, ठीक है। तो टेंशन के लिए अगर फॉर एग्जांपल मैं इसके
कंपोनेंट्स को ब्रेक करूं तो ये देखिए, ये आपके पास एक अदद हमने यहाँ पे लेकर आए और दूसरा जो है हमारे पास ये हमने एक लाइन ड्रॉप, ठीक है। अच्छा, अब हम करते ये हैं कि जो टेंशन है उनके कंपोनेंट्स ब्रेक कर लेते हैं। ये जो आपके पास बेटा एंगल है हमारे पास T1 का, ठीक है, आई कॉल इट θ1, और ये जो एंगल है ये आपके पास θ2 हो गया। क्लियरली नज़र आ रहे हैं कि हमारे पास θ1 इज़ ग्रेटर देन θ2। अब अगर थीटा के कंपोनेंट्स ब्रेक करें, सॉरी टेंशन T1 के कंपोनेंट्स ब्रेक करें, तो आपके पास थीटा के साथ वाला जो होता है वो आपके पास क्या कहलाता है, T1 cos ऑफ θ1, और थीटा के जो एडजेसेंट होता है वो मैं यहाँ पे बना देता हूँ और इसको हम कहेंगे T1 sin θ1। सिमिलरली आपके पास ये मैंने इसके कंपोनेंट्स ब्रेक किए हैं, एक ये और एक ये, और इस जगह को मैंने इधर बना दिया, ठीक है। तो ये टेंशन T1 हो गया। सिमिलरली इसका भी अगर मैं कंपोनेंट ब्रेक करूं तो आपके पास क्या होगा कि आपके पास एक कंपोनेंट इस जगह होगा T1 sin θ1, ठीक है, और दूसरा कंपोनेंट आपके पास इस जगह पर होगा यानी T1 cos θ1, ठीक है। तो इसका मतलब T1 cos θ1 यहाँ से भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है और T1 cos θ1 यहाँ से भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, तो मैं यहाँ पर 2 टाइम्स T1 cos θ1 लिख सकता हूँ। तो बेटा अगर हम इसको लिखें कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपके पास 2 टाइम्स T1 cos θ1 ये हमारे पास आ गया, और अपवर्ड डायरेक्शन हमारे पास R1 आ गया, तो क्या मैं यूँ लिख सकता हूँ इसको कि R1 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स T1 cos θ1, ठीक है। तो अगर T1 को हम सब्जेक्ट बना लें तो T1 इज इक्वल्स टू आपके पास R1 अपॉन क्या हो जाएगा 2 टाइम्स cos θ1। और मेरा बेटा हमारे पास R1 और वेट दोनों एक दूसरे बराबर थे, जो कि हमने यहाँ पर अभी निकाला था। तो मैं R1 को रिप्लेस कर देता हूँ आपके पास वेट से, तो T1 बराबर हो गया R1 की जगह मैंने W लिख दिया, और ये डिनोमिनेटर में आपके पास आ गया 2 टाइम्स cos ऑफ θ1। अच्छा, ये जो है हमने जो काम किया है यही काम हम T2 के लिए कर लेते हैं। तो बेटा आपके पास जो T2 होगा उसी बिल्कुल सेम T2 के भी T2 cos θ2, ये आपके पास बिल्कुल वही वर्किंग हमारे पास डायग्राम 2 के लिए होगी, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर इक्वेशन बना दूँ T2 के लिए, जैसे इक्वेशन मैंने यहाँ पे बनाई है, तो बिल्कुल यही इक्वेशन मैं यहाँ पर भी बना देता हूँ, ठीक है। तो आपके पास जो काम हमने यहाँ के लिए किया था वही आप T2 के लिए कर लेते हैं। तो T2 आपके पास हो गया बराबर है वेट अपॉन 2 टाइम्स cos θ2। अब बेटा इन दोनों इक्वेशंस के अंदर आपके पास वेट तो सेम है, 2 भी आपके पास सेम है, जो चीज़ वेरी कर रही है यानी टेंशन जो डिपेंड कर रही है वो cos थीटा के ऊपर डिपेंड कर रही है, ठीक है। तो अगर आपको ये मालूम हो कि cos ऑफ 0 डिग्री इज इक्वल्स टू 1, ठीक है, और cos ऑफ 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 0, यानी एंगल थीटा जितना छोटा होगा cos की वैल्यू उतनी बड़ी होगी। हमने अभी यहाँ बात की कि θ1 बड़ा है θ2 से। अगर θ1 बड़ा है, ठीक है, θ2 से, तो तुम्हारे पास ये वाली कंडीशन आ गई, ठीक है। जितना थीटा बड़ा होगा तो cos ऑफ दैट बड़ा थीटा इज स्मॉलर, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर अगर आप देखो तो ये जो पूरा फैक्टर है, ये पूरा फैक्टर θ1 बड़ा है, तो आपके पास ये फैक्टर छोटा होगा और टेंशन ज़्यादा होगी। फिर हमने बात की
थीटा टू छोटा है और एंगल जितना छोटा होगा कॉस की वैल्यू उतनी बड़ी होगी। तो अगर मैं यहाँ पे आपके पास बात करूँ कि इस पॉइंट पर, किस पॉइंट पर, इस जगह पर आपके पास कॉस थीटा की वैल्यू आपके पास बड़ी आएगी तो T2 की वैल्यू आपके पास छोटी हो जाएगी। तो इट मीन्स कि T1 इज लार्जर देन T2 और आपके पास आंसर आ गया B। ठीक है। अच्छा, बाज़ बच्चों ने उनको थीटा वन और थीटा टू के अंदर मसला और होता है कि भाई थीटा वन इज़ लार्जर और थीटा टू इज़ लार्जर। तो इसमें एक आप काम बहुत आसान सा कर सकते हैं, वो ये कर सकते हैं कि आप एक अदद लाइन ड्रॉ कर लें इधर से। ठीक है, ये आपने एक लाइन ड्रॉ कर ली कि भाई किसका थीटा बराबर है। ठीक है, एक ये लाइन ड्रॉ कर ली और मैं 2 मिनट के लिए ये T1 वाला कंपोनेंट को बिठा देता हूँ और आपके पास यहाँ से एक अलग लाइन मैंने यहाँ। अब तुम यहाँ पर ये देखो कि तुम्हारे पास ये एंगल तुम्हारे पास छोटा है एज कंपेयर टू दिस एंगल, ये एंगल बड़ा है। ठीक है, यानी तुम्हारे पास आई कॉल इट दिस एंगल इज अल्फा, ये छोटा है तो ये बड़ा होगा, और ये एंगल बीटा ये बड़ा है तो ये एंगल तुम्हारे पास छोटा होगा। तुम्हारे पास ये 90 डिग्री बन रहा है, देख लो। तो थीटा टू आपके पास छोटा है और थीटा वन बड़ा है। आई होप कि ये समझ। रेस्ट विद इट्स फ्लैट सरफेस ऑन अ टेबल। ये हेमीस्फेयर का जो शेप होता है बेटा, ये आपके पास सर्कल है, इसको आपने बीच में से काट दिया तो ये वाला जो आपके पास है ये हेमिस्फेयर हो गया। इसको विजुअलाइज जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर या सेकंड वर्ल्ड वॉर के अंदर जो जर्मन्स की या ब्रिटिशर्स की जो सोल्जर्स की जो कैप होती थी वो आपके पास ऐसे होती थी। ठीक है, तो ये आपके पास नीचे से ये सर्कुलर होता है और ये आपके पास ये इस तरह से, दैट इज कॉल्ड हेमिस्फेयर। नाउ the object has radius r and density rho. The volume of a sphere is 4 upon 3 pi r cube. ये देखो, ये इसने एक बहुत बदतमीजी वाली बात की कि ये आपके पास एक कंप्लीट जो आपके पास स्फेयर होगा उसका वॉल्यूम होगा 4/3 पाई r क्यूब, जबकि हमारे पास ये हेमी स्फेयर है तो वॉल्यूम भी आपके पास आधा हो जाएगा। इट मीन्स इट शुड बी हाफ। वॉल्यूम ऑफ हेमी स्फेयर इज 1/2 4/3 पाई r क्यूब। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेयर। ठीक है, क्योंकि आधा हो गया ना, आपने आधा काट दिया, तो अगर कंप्लीट स्फेयर का वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब था तो हेमीस्फेयर का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, एग्जैक्टली हाफ। ठीक है, तो 4/3 पाई r क्यूब का हाफ तो मैंने एज इट इज लिख दिया। चाहो तो इसको कैंसिल करके और फाइनल पोजिशन में बना लो, तो ये क्या हो जाएगा 2/3 पाई r क्यूब। ये हो गया वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। नाउ अब आगे सवाल रीड करते हैं। विच एवरेज प्रेशर डज द ऑब्जेक्ट एक्सर्ट ऑन द टेबल। कह रहा है प्रेशर निकालो जो ये ऑब्जेक्ट हेमिस्फेयर जो है ये आपके पास प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। अच्छा, हेमिस्फेयर कैसा होता है, मैं एक काम करता हूँ आपको दिखा देता हूँ। देखो, ये आपके पास है हेमिस्फेयर जो मेरी स्क्रीन के राइट हैंड साइड पे आपको पिक्चर नज़र आ रही है, तो ये है आपके पास हेमिस्फेयर। ठीक है, और इसका बेस एरिया देखो यहाँ पे पिक्चर में शायद तुम्हें नज़र आ रहा हो, तो बेस एरिया पे लिखा हुआ है πr²। ठीक है, नाउ वापस चलते हैं। अब हम निकालते हैं प्रेशर। प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, और यहाँ पे फोर्स ये हेमिस्फेयर क्या एग्जर्ट कर रहा होगा, वो जो वेट होगा इस हेमिस्फेयर का अपॉन आपके पास एरिया। चलो एरिया को ए ही ले लेते हैं। अच्छा, अगर मैं यहाँ एरिया को क्रॉस सेक्शनल एरिया लिख दूँ तो आई होप कि आपके लिए और आसानी हो जाएगी। क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है, वेट अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया। अच्छा, अब आपके पास वेट किसके बराबर होता है, वेट होता है मास mg के बराबर, mg, और क्रॉस सेक्शनल एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपके पास πr²। तो ये लिख देते हैं πr²। नो बेटा, अब हमारे पास मास नहीं दिया हुआ लेकिन हमें ऑब्जेक्ट की डेंसिटी दी हुई है। तो हमने तो पढ़ा हुआ है कि
कि डेंसिटी का फॉर्मूला है मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है, और हमें वॉल्यूम भी दिया हुआ है 2/3πr³ जो भी हमने निकाला है। तो अगर मैं मास को सब्जेक्ट बना दूं तो मेरे पास मास बराबर हो जाएगा डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। अब इस मास की जगह हम डेंसिटी टाइम्स वॉल्यूम प्लग इन कर देते हैं, ठीक है। तो ये मास की जगह मैंने डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम और उसके बाद मेरे पास है जी अपॉन पाई आर स्क्वायर, ये आ गया। उसके बाद अब हम प्लग इन करते हैं। डेंसिटी की वैल्यू तो एज इट इज़ रहेगी और वॉल्यूम की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा 2/3πr³, ये हमारे पास वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर हो गया, टाइम्स जी, और उसके बाद फिर होल डिवाइडेड बाय आपके पास क्या था एरिया पाई आर स्क्वायर। अब हम कैंसिल करना शुरू करते हैं। पाई से पाई गया, आर स्क्वायर पूरा r³ की तरफ गया और हमारे पास फाइनल आंसर बना 2/3 रॉ आर टाइम्स जी, और वो डी आंसर है हमारे पास। नाउ 14, a probe is used to monitor the quality of water in the sea. The probe is suspended by a vertical string which is attached to a sphere. The stationary sphere floats in equilibrium. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फ्लोट कर रहा है और इक्विलिब्रियम में है ऑन द सरफेस ऑफ सी। इक्विलिब्रियम अगर हम इन टर्म्स ऑफ फोर्सेस बात करें तो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है कि डाउनवर्ड फोर्स इज इक्वल्स टू अपवर्ड फोर्स, ऐसा ही है। डाउनवर्ड फोर्स यूजुअली आपके पास वेट होता है, ये स्फीयर का वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा अगर सिर्फ स्फीयर की बात करूं, और आपके पास पानी के अंदर ये अंदर सिंक क्यों नहीं कर रहा, डूब क्यों नहीं रहा, तो इट मीन्स पानी एक्सर्ट्स एन अपवर्ड फोर्स एंड दैट अपवर्ड फोर्स इज कॉल्ड अपथ्रस्ट। अच्छा चलो अब आगे चलते हैं। आगे सवाल में से क्या कहा, द स्फीयर हैज अ वेट ऑफ 5 न्यूटन, ठीक है, इस स्फीयर का जो वेट है वो है 5 न्यूटन, ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में 5 न्यूटन का वेट है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 5 न्यूटन। नाउ आगे चलते हैं। द प्रोब एंड द स्ट्रिंग हैव अ कंबाइंड वेट ऑफ 2 न्यूटन। लो जी, ये जो प्रोब और स्ट्रिंग है ये मज़ीद आपके पास जो वेट है इनका वो आपके पास है 2 न्यूटन। इट मीन्स के टोटल वेट एक्टिंग डाउनवर्ड इज 7 न्यूटन, है ना। 5 न्यूटन स्फीयर का वेट है और 2 न्यूटन जो है वो कंबाइंड वेट है प्रोब और स्ट्रिंग का। तो मैं इन दोनों को मिटा के अब आपके पास एक ही चीज़ लिख देता हूँ और वो है 7 न्यूटन आपके पास फोर्स लग रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन। और 7 न्यूटन कैसे आया, 5 न्यूटन प्लस 2 न्यूटन, ठीक है। Now, the density of the sea water is 1.0 into 10 power 3 kilogram per cubic meter. The upthrust acting on the probe and the thread is negligible. What is the volume of the sphere below the surface of the? अच्छा, अब ये इसने upthrust का एक और उसने दे दिया कि upthrust acting on the probe and thread is negligible। कह रहा है कि ये प्रोब और स्ट्रिंग के ऊपर जो अपथ्रस्ट लग रहा है उसकी फोर्स को आप नेग्लिजिबल अज्यूम कर लें, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या हो गया सिनेरियो के हिसाब से कि डाउनवर्ड फोर्स आपके पास 7 न्यूटन है, तो जो अपवर्ड फोर्स पानी एक्सर्ट कर रहा होगा ताकि ये स्फीयर इक्विलिब्रियम में रहे, तो वो आपके पास अपथ्रस्ट की वैल्यू कितनी होगी, 7 न्यूटन। नाउ अपथ्रस्ट का हमारे पास फॉर्मूला क्या है, अपथ्रस्ट इज इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, यानी यहाँ पे पानी है, टाइम्स जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, टाइम्स वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट या वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। तो आपके पास अपथ्रस्ट की वैल्यू अभी हमने निकाली कि 7 न्यूटन है, ये जो अभी मैंने लिखा था। डेंसिटी ऑफ फ्लूइड हमारे पास ये दी हुई है, तो 1.03 टाइम्स 10 to the power 3,
और जी की वैल्यू आपके पास 9.81 और वॉल्यूम आपके पास निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट निकालना था। तो वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट जब आप डिवाइड करके आपके पास आंसर आएगा 6.93 टाइम 10⁻⁻⁴, तो आपके पास डी आंसर हुआ। नाउ इसके बाद है व्हाट इज़ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये तो ओ लेवल्स के स्टैंडर्ड का सवाल है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी की डेफिनेशन क्या है कि पॉइंट वेयर द होल वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट सीम्स टू बी एक्ट अपीयर्स टू बी एक्ट। ठीक है, तो ये आपके पास अगर एक ऑब्जेक्ट है, रेगुलर शेप ऑब्जेक्ट है, तो इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपके पास ये आपके पास इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पर लाई करेगी और ये आपके पास ये पॉइंट कहलाएगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो अब यहाँ पे ऑप्शंस आप रीड कर लें। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपके पास करेक्ट चॉइस है। ठीक है, उसके बाद अ सिस्टम विद एन एफिशिएंसी ऑफ 74%। एक आपके पास कोई सिस्टम है जिसकी एफिशिएंसी 74% है, यानी अगर 100% आपने इनपुट दी तो आउटपुट आपके पास 74% आएगा। ठीक है, और आपके पास जो रिमेनिंग 26% है वो वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, ये इसने सवाल में कहा है। देखो मैं तुम्हें बना के भी दिखा देता हूँ। लेट्स से ये तुम्हारे पास एक सिस्टम है, इसमें तुम्हारी जो इनपुट है वो जाहिर है आई पी स्टैंड्स फॉर इनपुट, और ये आप 100% इनपुट दे रहे हैं। तो आपके पास जो आउटपुट आएगी वो इसने कहा है सवाल में 74% आउटपुट होगी, और जो रिमेनिंग 26% है वो आपके पास वेस्ट हो जाएगा। और 26% जो है वो मैंने कैसे निकाला है, मैंने जस्ट 100 में से 74 माइनस कर दिया तो 26% वेस्ट हो जाएगा। अब इसने सवाल में कहा है कि जो 230 वॉट पावर जो है वो वेस्ट हो जाती है, यानी जो हमने 26% है वो 230 वॉट के बराबर है। ठीक है, अब उसने क्या कहा, व्हाट इज द यूजफुल आउटपुट पावर ऑफ द सिस्टम। वो आपसे कह रहे हैं कि ये जो 74% है वो कितने वॉट के बराबर होता है। तो देखो ये तो अब यूनिटरी मेथड का सवाल बन गया। ठीक है, क्या मतलब कि 26% जो वेस्ट है वो आपके पास 230 वॉट के बराबर है। तो आपके पास यूजफुल आउटपुट विच इज 74% आपके पास कितने के बराबर होगा। तो आप क्या करेंगे, आप करेंगे ये कि इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, यानी 230 मल्टीप्लाई बाय 74 डिवाइडेड बाय आपके पास 26, तो इसका आंसर आ जाएगा 650 वॉट। अब एक और सवाल करते हैं और स्पेस कम हो गई है। अ प्रोजेक्टाइल ऑफ मास 0.25 kg इज एट अ हाइट ऑफ 30 मीटर अबव हॉरिजॉन्टल ग्राउंड। ठीक है, कह रहे हैं कि एक प्रोजेक्टाइल है जिसका मास इतना है और वो ग्राउंड से 30 मीटर की हाइट पर है। अच्छा, यानी अगर मैं लेट से आपको ये कहूँ कि ये ग्राउंड है, ठीक है, और ये प्रोजेक्टाइल है जो आपके पास कितनी हाइट पर है, इसका जो डिस्टेंस है वो है 30 मीटर्स अबव द ग्राउंड। नाउ आगे उसने क्या कहा, above horizontal ground and traveling at a speed of 15 meters per second। अच्छा, वो कह रहे हैं कि उसकी स्पीड जो है वो 15 मीटर्स पर सेकेंड है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि इस प्रोजेक्टाइल की स्पीड जो है वो है 15 मीटर्स पर सेकेंड। आगे कह रहा है अ शॉर्ट टाइम लेटर, कुछ देर के बाद, इट इज़ एट अ हाइट ऑफ 35 मीटर अबव द हॉरिजॉन्टल ग्राउंड। कह रहे कुछ देर के बाद इसकी हाइट इंक्रीज कर जाती है और ये 30 से आपके पास 35 मीटर पर पहुंच जाता है। तो लेट से हम ये कहते हैं कि ये आप यहाँ पर पहुंच गया। अब जो आपके पास हाइट हो गई वो आपके पास ये हो गई एंड वी कॉल्ड इट 35 मीटर। ठीक है, और फिर आगे उसने क्या कहा, अबव द हॉरिजॉन्टल ग्राउंड एंड ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड।
और स्पीड कम होकर 15 से जस्ट 5 मीटर्स पर सेकंड रह गई। अच्छा, अब ये आपके पास कह रहा है हाउ मच वर्क इज डन अगेंस्ट ए रेजिस्टेंस ड्यूरिंग दिस टाइम। वो कह रहा है ये जो शॉर्ट टाइम था इस दौरान उसने कितना वर्क डन किया अगेंस्ट द एयर रेजिस्टेंस। तो अगर लेट से मेरा बेटा, इसको हम कुछ इस तरह बात करें, ये शॉर्ट टाइम लेटर का मतलब क्या हुआ, ये आपके पास यहाँ से और ये लेफ्ट से थोड़ा सा ऊपर चला गया, हाँ आपसे, ठीक है। अच्छा, तो ये आपसे कह रहे हैं कि शॉर्ट टाइम लेटर हाउ मच वर्क इज डन अगेंस्ट द एयर रेजिस्टेंस। तो इस शॉर्ट टाइम में उसने जो हाइट गेन की है वो आपके पास कितनी हाइट गेन की है, यहाँ से यहाँ तक उसने हाइट गेन की है 35 माइनस 30 यानी 5 मीटर्स की हाइट इसने गेन की है इस दौरान। ऐसे ही है। अच्छा, तो इनिशियल पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट आपके पास ये है, इस पॉइंट पे इस प्रोजेक्टाइल के पास काइनेटिक एनर्जी थी, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे पहुँच के उसकी काइनेटिक एनर्जी इस स्पीड की वजह से ये हो गई। ये काइनेटिक एनर्जी आपके पास कन्वर्ट हुई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में, क्योंकि उसने 5 मीटर हाइट इंक्रीज की है। और उसके बाद वो काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हुई है, यानी थोड़ी सी काइनेटिक एनर्जी 5 मीटर पर सेकंड में चली गई है, और बाकी आपके पास वर्क डन अगेंस्ट द एयर रेजिस्टेंस के अंदर लगी है। मैं इसको लिख के आपको दिखाता हूँ कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखो, मैं ये कहना चाह रहा हूँ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, स्टार्ट में जो थी, ठीक है, मैं एस लिख देता हूँ, एस स्टैंड्स फॉर स्टार्ट, ठीक है, यानी जब 15 मीटर पर सेकंड उसके पास स्पीड थी वो कन्वर्ट हो गई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के अंदर, सही है, क्योंकि उसने 5 मीटर हाइट गेन की है, प्लस वर्क डन अगेंस्ट एयर रेजिस्टेंस, ठीक है। तो वर्क डन के नीचे ए लिख देता हूँ, ए स्टैंड्स फॉर एयर रेजिस्टेंस, प्लस उसके बाद उसके पास जो 535 मीटर इस हाइट के ऊपर भी उसके पास कुछ स्पीड थी, यानी यहाँ पर भी उसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी थी। तो काइनेटिक एनर्जी एट द एंड, इस पॉइंट पर, एट द टॉप हाइट, वट जो भी कहना चाहो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर टॉप हाइट लिख देता हूँ, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी एट द स्टार्ट, इस पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी मुझे निकालनी है, किस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, हाफ एम वी स्क्वायर, 1/2 कांस्टेंट है, मास कितना है मेरे पास, ये रहा 0.25, वेलोसिटी मेरे पास कितनी है, आपके पास वेलोसिटी है 15 मीटर पर सेकेंड। तो इसको स्क्वायर करके कैलकुलेटर में जब प्लग इन करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी आपके पास आ जाएगी 28.125 इज इक्वल्स टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो हाइट आपने गेन कितनी की है, 5 मीटर, तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हो गया mgh, मास 0.25, जी की वैल्यू 9.81 और हाइट की वैल्यू कितनी हो गई, 5। इन सब को आपने जब कैलकुलेटर में प्लग इन किया तो आपके पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आ गई 12.26, यहाँ पे लिख लेते हैं 12.26 जूल्स। उसके बाद हमें वर्क डन अगेंस्ट द एयर रेजिस्टेंस ये निकालना है, प्लस काइनेटिक एनर्जी एट दिस पॉइंट। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, 1/2, मास कितना है 0.25, क्वेश्चन स्टार्ट में दिया, वेलोसिटी कितनी है 5 का स्क्वायर। तो यहाँ से आप कैलकुलेटर में प्लग इन करेंगे तो आपके पास जो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आएगी वो आएगी 3.125, ये आ गई काइनेटिक एनर्जी। इनको आपने जस्ट सब्ट्रैक्ट करना है कैलकुलेटर में प्लग इन करके और आपके पास वर्क डन अगेंस्ट द एयर रेजिस्टेंस आ गया 12.74 जूल्स। 12.7 यहाँ पर जो आंसर नज़र आ रहा है हमें वो आ रहा है 13, यानी बी आंसर है। ये भी बड़ा आसान सा सवाल था एक। चलो अब एक और हम करते हैं। अ स्प्रिंग हैज़ अनस्ट्रेच्ड लेंथ
ऑफ 4.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ये अनस्ट्रेच लेंथ इसने दे दी है कितनी, 4.5 सेंटीमीटर। द स्प्रिंग इज फिक्स्ड एट वन एंड एंड अ फोर्स ऑफ 35 न्यूटन इज अप्लाइड, ठीक है। स्प्रिंग के ऊपर जो फोर्स अप्लाई की है वो 35 न्यूटन अप्लाई किए टू द अदर एंड सो दैट द स्प्रिंग एक्सटेंड्स, ठीक है। The spring obeys Hooke's law and a spring constant of 420 न्यूटन पर मीटर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। देखो आपके पास स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू, स्प्रिंग कांस्टेंट आपके पास क्या होता है, स्प्रिंग कांस्टेंट होता है के से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और इसमें न्यूटन पर मीटर में दिया हुआ है, जबकि अनस्ट्रेच लेंथ आपके पास सेंटीमीटर में दी हुई है, ठीक है। तो या तो आप स्प्रिंग कांस्टेंट का यूनिट चेंज करें, वरना अनस्ट्रेच लेंथ का यूनिट चेंज कर लें। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अनस्ट्रेच लेंथ का यूनिट चेंज कर लें, यानी इसको मीटर में ले जाएं। तो 4.5 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, ये मैंने सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लिया। नाउ अब ये सवाल भी बहुत सिंपल सा है। आपके पास क्या क्या गिवन है, आपके पास फोर्स गिवन है, ठीक है। आपके पास फोर्स गिवन है, आपके पास स्प्रिंग कांस्टेंट गिवन है, यहाँ से आप एक्सटेंशन निकाल सकते हैं। चलें फिर आगे सवाल देखते हैं। व्हाट इज द स्ट्रेन ऑफ द एक्सटेंडेड स्प्रिंग। स्ट्रेन बेटा क्या होता है, स्ट्रेन बराबर होता है एक्सटेंशन अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ये हमने थ्योरी में पढ़ा था, स्ट्रेन, स्ट्रेस स्ट्रेन, डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड्स के चैप्टर के अंदर। तो सबसे पहले हम स्ट्रेन का फॉर्मूला लिख लेते हैं। स्ट्रेन आपके पास बराबर है एक्सटेंशन अपॉन ओरिजिनल लेंथ। अब देखें हमें स्ट्रेन फाइंड आउट करना है। ओरिजिनल लेंथ हमारे पास ये गिवन है, लेकिन एक्सटेंशन हमारे पास नहीं है। तो एक्सटेंशन फाइंड आउट करते हैं। एक्सटेंशन फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास हुक्स लॉ दिया हुआ है। तो F इज इक्वल्स टू के ई, फोर्स है 35 न्यूटन, के की वैल्यू है 420 और यहाँ से एक्सटेंशन की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। तो एक्सटेंशन की वैल्यू आ गई मेरे पास 0.083 मीटर्स। अब ये एक्सटेंशन की वैल्यू हम यहाँ पुट करते हैं 0.083 और डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, वो कितनी थी 4.5 इंटू 10⁻⁻2। तो ये जब हम कैलकुलेटर में प्लग इन करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा सी। 19. A wire is fixed at one end and extended by a force that is applied to the other end. The force is slowly increased from zero and then slowly decreased back to zero. ठीक है, पहले आप उस वायर के ऊपर फोर्स लगा के उस वायर को एक्सटेंड करते हैं, फिर फोर्स को आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज करते हैं, वायर अपनी ओरिजिनल डायमेंशंस पे पहुंच जाता है। कैसे पता चला ओरिजिनल डायमेंशन पे पहुंच जाता है, बैक टू जीरो। जीरो का मतलब जो आपके पास ओरिजिनल लेंथ थी वापस वो आ गई, एक्सटेंशन बिकम जीरो, ठीक है। द फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ फॉर द वायर इज गिवन, फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ दिया हुआ है और ये ओरिजिन से शुरू हो रहा है और यहाँ से यहाँ तक आपके पास जब तक स्ट्रेट लाइन रहती है तो हम कहते हैं हुक्स लॉ ओबे हो रहा है, ठीक है। ये आपके पास स्ट्रेट लाइन है यहाँ से यहाँ तक, तो इस रीजन में हुक्स लॉ ओबे हो रहा है। और उसके बाद फिर आपके पास ये हुक्स लॉ ओबे होना बंद हो गया और ग्राफ बेंड होना शुरू हो गया टूवर्ड्स एक्स एक्सिस। लेकिन चूंकि जब हम फोर्स को रिमूव करते हैं और ऑब्जेक्ट रिटर्न बैक टू इट्स ओरिजिनल डायमेंशन, तो ऐसी डिफॉर्मेशन को हम कहते हैं इलास्टिक डिफॉर्मेशन। इलास्टिक डिफॉर्मेशन क्या है बेटा, कि लेट से मेरे पास एक रबर बैंड था, मैंने रबर बैंड को स्ट्रेच किया और छोड़ दिया, रबर बैंड वापस अपनी ओरिजिनल डायमेंशंस पे पहुंच गया, तो हम कहेंगे कि ये डिफॉर्मेशन इलास्टिक है। मेरे पास एक स्प्रिंग था, मैंने स्प्रिंग को स्लाइटली स्ट्रेच किया, छोड़ा, स्प्रिंग वापस अपनी ओरिजिनल डायमेंशंस, ओरिजिनल लेंथ के ऊपर पहुंच गया, तो हम कहेंगे ये डिफॉर्मेशन है, इलास्टिक डिफॉर्मेशन है। लेकिन अगर मैंने उस रबर बैंड को स्ट्रेच किया यहाँ तक कि इस रबर बैंड स्ट्रेच होके जब मैंने फोर्स रिमूव की तो रबर बैंड वापस ओरिजिनल पोजीशन पर आने के बजाय थोड़ा सा बड़ा हो गया,
या स्प्रिंग अपनी ओरिजिनल डायमेंशंस पर पहुंचने के बजाय थोड़ा सा स्ट्रेच होकर रुक गया, तो हम कहेंगे वो डिफॉर्मेशन प्लास्टिक है। एनीवे, हम आगे चलते हैं। द ग्राफ फॉर द वायर बीइंग लोडेड इज सेम एज द ग्राफ लाइन फॉर द वायर बीइंग अनलोडेड। ठीक है, कह रहा है ये यहाँ से ऊपर जा रहे हैं तो ये लोडेड का ग्राफ है, और जब हम ने फोर्स रिमूव कर रहे हैं तो अनलोडिंग ऑफ फोर्स की वजह से उसी लाइन पर ग्राफ वापस आ रहा है। ठीक है, विच स्टेटमेंट डिस्क्राइब्स द डिफॉर्मेशन ऑफ द वायर। ठीक है, तो चूंकि ग्राफ वापस अपनी ओरिजिनल डायमेंशंस को एक्वायर कर रहा है, वापस अपनी ओरिजिनल डायमेंशंस पर आ रहा है, ओरिजिनल लेंथ पर आ रहा है, तो ये डिफॉर्मेशन कैसी होती है? इलास्टिक डिफॉर्मेशन। तो हमारे पास आंसर क्या हो गया? बी, इट इज इलास्टिक। ठीक है, और उसके बाद आज का आखिरी सवाल। इन अ प्रोग्रेसिव वाटर वेव द टू पार्टिकल्स पी एंड क्यू ऑन द सरफेस of the water are a fixed horizontal apart, P and Q oscillates vertically। देखिए, आपके पास एक तो सबसे बात क्या है कि ये एक प्रोग्रेसिव है। ठीक है, दूसरी बात इसने क्या कही है कि ये वाटर वेव है। वाटर वेव का मतलब क्या है? ये एक ट्रांसवर्स वेव है। ठीक है, तो ये एक प्रोग्रेसिव ट्रांसवर्स वेव है। प्रोग्रेसिव वेव का मतलब क्या है? वो वेव प्रोफाइल जो आगे की तरफ बढ़े। ठीक है, और वाटर वेव ट्रांसवर्स वेव की एग्जांपल है। टू पार्टिकल्स पी एंड क्यू ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर, दो पार्टिकल्स पी और क्यू पानी की सरफेस पर हैं और अपनी फिक्स्ड हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस अपार्ट। हमेशा एक ये तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक दूसरे से फिक्स्ड हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के ऊपर हैं। ठीक है, यानी यहाँ ये आपके पास एक फिक्स्ड डिस्टेंस इन दोनों के बीच में। और P एंड Q ऑसिलेट्स वर्टिकली। जाहिर है ट्रांसवर्स वेव्स के अंदर वेव आपके पास फॉरवर्ड डायरेक्शन मूव करती है और पार्टिकल्स ऑसिलेट करते हैं अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। ठीक है, तो ऐसी वेव को हम कहते हैं ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, तो ये वेव पहले नीचे जाएगी फिर ऊपर जाएगी, सॉरी वेव नहीं, पार्टिकल नीचे जाएगा ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा ऊपर जाएगा। ठीक है, ये होगी डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। और हम कैसे प्रोडिक्ट कर सकते हैं कि पार्टिकल नेक्स्ट इंस्टेंट पर नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा? हम इस तरह प्रोडिक्ट कर सकते हैं कि आपके पास ये जो पॉइंट है P, इसके पीछे क्या आ रहा है? इसके पीछे आ रहा है ट्रफ। ठीक है, तो ये पार्टिकल विल मूव डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, क्लियर है? अब मिसाल के तौर पे यहाँ पे कोई पार्टिकल होता, मैं उसका नाम रख देता हूँ, लेट से ये पार्टिकल होता R। ठीक है, तो पार्टिकल R से पीछे आपके पास क्या आ रहा है? ट्रफ, तो इट विल मूव डाउनवर्ड। नाउ लेट्स से एक और पार्टिकल ले लेते हैं, यहाँ पर एक पार्टिकल ले लेते हैं S। इस पार्टिकल S से पीछे क्या आ रहा है? क्रस्ट। तो अगर क्रस्ट आ रहा है तो पार्टिकल मूव करेगा अपवर्ड डायरेक्शन में। क्लियर है ये बात? तो अगर पीछे उस पार्टिकल से पीछे क्रस्ट आ रहा है तो वो ऊपर जाएगा, ट्रफ आ रहा है तो पार्टिकल नीचे जाएगा। तो पॉइंट P को अगर हम पॉइंट P से पीछे हम देखें तो ये आपके पास डेफिनेटली एक ट्रफ आ रहा है, तो पार्टिकल P विल मूव डाउनवर्ड। ठीक है, और Q के ऊपर अगर हम बात करें तो Q से पीछे भी आपके पास ट्रफ ही आ रहा है, तो Q ऑल्सो मूव डाउनवर्ड। ठीक है, तो ये तो हमें पता चल गया इनकी मोशन के ये इस तरह से आपके पास है। ठीक है, और उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो भी फिक्स्ड है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि Q पॉइंट यहाँ पर था, नेक्स्ट इंस्टेंट पे Q यहाँ पर आ गया, फिर Q यहाँ पर आ गया, फिर Q इधर आ गया, ऐसा नहीं है। ठीक है, P और Q के दरमियान डिस्टेंस फिक्स है, और इस वजह से जब P के पीछे क्रस्ट है तो Q के पीछे क्रस्ट है। नेक्स्ट इंस्टेंट पे P के पास अगर ट्रफ आ रहा होगा तो Q के पास भी ट्रफ आ रहा होगा, और दोनों मूव एक साथ ऊपर कर रहे होंगे। नाउ आगे चलते हैं। विच ग्राफ बेस्ट रिप्रेजेंट्स द वेरिएशन विद टाइम t of the phase difference between the oscillation of the water particles and the oscillation of the air। तो मेरा बेटा फेज डिफरेंस दोनों के दरमियान कांस्टेंट रहेगा। ये दोनों एक साथ मूव करके आपके पास नीचे जाएंगे, इधर पहुंचेंगे, और उसके बाद फिर ये ऊपर की तरफ ट्रेवल करेंगे। सिमिलरली ये ज़रा जल्दी आ जाएगा और फिर ये वापस ऊपर जाएगा। तो दे आर इन फेज। और दूसरी चीज़ क्या कि इनके दरमियान जो फेज डिफरेंस है वो कांस्टेंट है। ठीक है, तो ऑप्शन आपके पास क्या है? डी। फेज डिफरेंस मैंने क्लास में काफ़ी डिटेल में पढ़ाया था और काफ़ी एनिमेशन से समझाया था। तो आई होप कि आपको ये
सवाल बहुत आसान लगेगा, इसमें कोई ख़ास वो नहीं है। अस्सलाम वालेकुम।